So we'll start with a new chapter today, that is gravitation. तो ग्रेविटेशन इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है एज फार एज सिलेबस इज कंसर्न इज केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। और आपको पता है कि ये जो केपलर्स लॉज है ये प्लैनेटरी मोशन डिस्क्राइब करते हैं। सो केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, राइट। तो इसमें पहला लॉ था केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसको आप लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हो, क्योंकि ये प्लैनेट का ऑर्बिट डिस्क्राइब करता है अराउंड द सन। सो अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ, मतलब लॉ ऑफ ऑर्बिट, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट वन ऑफ द फोकाई। क्योंकि जब आपने इलिप्टिकल ऑर्बिट बोल दिया तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। तो सन इज एट वन ऑफ दिस, क्योंकि यू नो सन कैन नॉट बी एट बोथ द प्लेसेस, और होना भी नहीं चाहिए, हमारी लाइफ के लिए डेंजरस होता वो। तो एनीवेज, तो यू हैव सन सिटिंग एट वन ऑफ द फोकाई एंड देन यू हैव अ प्लैनेट व्हिच इज रिवॉल्विंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो मोर और लेस ऐसा है, यू हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट and sun is at one of the foci, right? Then, and I expect कि आपको foci का मतलब पता होगा, focus का मतलब पता होगा। तो I hope you know this. जिनको नहीं पता, go and check once what is the meaning of focus. तो क्योंकि ऑर्बिट इलिप्टिकल है, ऑर्बिट इलिप्टिकल होने की वजह से ये होगा कि ड्यूरिंग इट्स ट्रैजेक्टरी, मतलब जो पाथ प्लैनेट फॉलो कर रहा है उसमें वो एट सम इंस्टेंस साल में एक बार, हमारे ह्यूमन साल में एक बार, वो सन के क्लोजेस्ट पॉइंट पे आएगा और एक बार वो फारदेस्ट पे जाएगा। जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उसको आप बोलते हो पेरीहेलियन। पेरी मतलब द नियरेस्ट पॉइंट, हेलियन मतलब अराउंड सन। Helios, this is a Greek word which comes from basically sun. तो सुना होगा आपने कि Helios मतलब sun, तो perihelion, the nearest point to the sun। वैसे ही ये जो farthest away point है ये aphelion, aphelion। एंड क्योंकि ये ऑर्बिट इलिप्टिकल है तो यहाँ पे अगर सर्कल होता, जो नहीं है, अगर होता, तो इन दैट केस आपको पता है each diameter of circle is exactly the same। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। फिर यहाँ पे एक एक्सिस ऐसा है जिसका लेंथ बड़ा है, इसको आप बोलते हो मेजर एक्सिस, राइट। और इस मेजर एक्सिस का आधा पार्ट उसको बोलते हो सेमी मेजर एक्सिस। तो ये ए एंड ए इस सेमी मेजर एक्सिस, और एक एक्सिस छोटा है माइनर एक्सिस, और इसका आधा पार्ट इज सेमी माइनर एक्सिस। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, राइट। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब क्योंकि हम इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात कर ही रहे हैं तो लेट अस आल्सो टॉक अबाउट समथिंग एक्स्ट्रा जो डेफिनेटली इट इज नॉट कनेक्टेड विद योर सिलेबस ऑफ जेईई नीट एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न्ड, लेकिन द रीजंस दैट यू हैव इज बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो अर्थ का खुद का ऑर्बिट, मतलब खुद का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है। यू मस्ट बी नोइंग, अर्थ का जो खुद का एक्सिस है वो टिल्टेड बाय सम अराउंड 23 डिग्रीज और समथिंग, 23 या 24 डिग्री, आई डोंट रिमेंबर द नंबर एग्जैक्टली, बट देयर इज अ टिल्ट, राइट, नंबर वन। दूसरा, जब ये नियरेस्ट पॉइंट पे आएगा, पेरीहेलियन पे आएगा, तो नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आपको पता है ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज डायरेक्टली फेसिंग द सन बिकॉज ऑफ द टिल्ट। ये टिल्ट होने की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डायरेक्टली सन को फेस करता है, तो मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिसीव्ड। तो हमारे लिए वो गर्मी का सीजन होता है, विच इज कमिंग नाउ सूनर और लेटर, मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट, करेक्ट।
तो इसका मतलब समझ लो, कि अभी सन, अभी अपना प्लैनेट कहाँ पे होगा, अभी बहुत ऐसा पास में आ रहा होगा, इट इज समवेयर हियर नाउ, इट इज गोइंग टू कम हियर, राइट। अब जब हमारे यहाँ ठंड स्टार्ट होती है, ठंड होती है, then in that case the planet, our planet Earth is where it is at aphelion, क्योंकि इस केस में साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट बोलने से मोर सनलाइट बोल सकते हो। गुड। तो हमारे यहाँ पे जब ठंड होगी वहां पे गर्मी होगी सदर्न में, और उल्टा, when we have winters they have summers, when we have summers they have winters, तो ये उल्टा होता है सिस्टम। so just extra piece of information. so now, तो पहला जो केपलर का फर्स्ट लॉ था, इट डिस्क्राइब्स ऑर्बिट। so what is the orbit? elliptical, right, with sun at one of the foci. the nearest point is perihelion, the farthest point is aphelion. जो बड़ा एक्सिस है मेजर एक्सिस, उसका हाफ पार्ट इज सेमी मेजर एक्सिस, जो छोटा एक्सिस है वो माइनर एक्सिस, उसका हाफ पार्ट। वेरी गुड। नंबर 2, Kepler's second law. Kepler's second law describe area swept by line joining sun and planet. इसको लॉ ऑफ एरियाज भी बोलते हो, लॉ ऑफ एरियाज। तो you must be knowing, if I take the same diagram from here, इसको हम सेम डायग्राम ले लेते हैं, फाइन। तो the question here is, सबसे पहले इसको भी भूल जाओ। फर्स्ट थिंग इज, अगर ऑर्बिट सर्कुलर होता, तो सर्कुलर ऑर्बिट होता तो व्हाट यू वुड हैव इज सन एट द सेंटर, और जो प्लैनेट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। और इस केस में जो वेलोसिटी होती है, मतलब नॉट वेलोसिटी बट स्पीड इज कांस्टेंट, कांस्टेंट स्पीड होता है, इसको आप बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इस केस में अगर ऐसा होता, जो नहीं है ऑफ कोर्स, अगर ए से बी तक जाने के लिए 1 महीना लगता है, लेट अस से द प्लैनेट टेक्स 1 month to go from A to B. Similarly, if the planet takes 1 month to go from C to D, तो ये एरिया और ये एरिया डेफिनेटली इक्वल होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब स्पीड सेम है। स्पीड सेम है तो एक गिवन फिक्स्ड टाइम इंटरवल में एरियाज कवर्ड विल बी द सेम। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो गया कि हमें पता है कि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं, क्योंकि ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है दैट वेदर और नॉट ये जो प्लैनेट होगा ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा कि नहीं करेगा। तो बिकॉज यू नो वेयर इज सन, सन कहाँ पे? at one of the foci. So sun is here at one of the focal points of this ellipse foci, and the planet, let us say, is here. तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक लाइन ड्रॉ करते हो from sun to the planet. तो let us say the planet is at some position A. मान लेते हैं after a month it reaches this point over here. तो it is covering, it is sweeping, पता ना sweeping, what is sweeping? sweeping, covering, right, झाड़ू लगाना, sweeping। रॉस टेलर को देखा खेलते हुए, रॉस टेलर स्वीप शॉट अच्छा मारता था वो। स्वीप करना, स्वीप मतलब बेसिकली लिटरली द मीनिंग इज टू कवर, राइट। तो ये जो लाइन हमने ज्वाइन की, कहां से की? सन से प्लैनेट तक। अब बुक टू बुक लैंग्वेज चेंज होता है, सम बुक्स विल से द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सम बुक्स विल से द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू द पोजीशन ऑफ प्लैनेट, मतलब इसको सिर्फ वेक्टर बना दिया, कवर्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
मतलब ए से बी अगर जाने में 1 महीना लग गया तो 1 महीने में जितना भी एरिया कवर किया होगा, इमेजिन कि प्लैनेट अगर किसी और पोजीशन पे होता, यहाँ पे होता, सी पे होता, और वो डी पे आ रहा है आफ्टर अ मंथ इट इज कमिंग एट पॉइंट डी। तो इस केस में भी जितना भी एरिया वो कवर करेगा वो एरिया A2 और A1 होगा इक्वल, प्रोवाइडेड द टाइम इंटरवल इज सेम। ए से बी जाने में 1 महीना, सी से डी आने में भी 1 महीना। वैसे हमको वैसा दिखता है कि नहीं A2 ज्यादा है या फिर A1 ज्यादा है, पर वैसा नहीं है। व्हाई नॉट? बिकॉज ऑफ कोर्स एज यू नो व्हाट डू यू नो कि सर्कुलर मोशन नहीं है। और फोर्स किसका है? प्लैनेट और सन का। और पता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, जितना फोर्स ज्यादा होगा उतना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, जितना एक्सेलरेशन ज्यादा होगा उतना स्पीड ज्यादा होगा। मतलब होता क्या है? होता ऐसा है, ये स्लो चल रहा था, फिर फास्ट हुआ, फिर स्लो हो गया, एकदम स्लो हो गया, फिर बढ़ने लगा, फिर फास्ट हो गया, एंड देन इट बिकम्स स्लो 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 स्लो, लीस्ट स्पीड, then it starts accelerating faster 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 faster, slow and slow and slow। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब जब पेरिहेलियन पे आएगा, पेरिहेलियन इज द नियरेस्ट पॉइंट, मतलब डिस्टेंस सबसे कम, फोर्स सबसे ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, राइट? तो दिस इज सेकेंड लॉ, के प्लस सेकेंड लॉ, एंड यू कैन मैथमेटिकली प्रूव। हमने थ्योरी क्लासेस में प्रूव किया है कि A1 इक्वल टू A2 आता है, राइट? will not prove this here, it is irrelevant। जहां पे लगेगा हम कर लेंगे, when we will solve numericals, if required we will derive, but at this point you do not need to derive, you do not need to show A1 equal to A2 कैसे आता है, you just need to know। तो 2 हो गए, एक ने बता दिया शेप ऑफ द ऑर्बिट, दूसरे ने बता दिया कि एरिया स्वेप्ट आर इक्वल, राइट? Line joining the sun and the planet covers equal areas in equal intervals of time। Number 3, law of period, Kepler's third law, which is called as law of period, it tells you square of time period, what is time period? By the way, time period मतलब the time taken by the planet to complete one revolution round the sun is called as time period, right? हमारे केस में 365 days होता है, 365 days and something, okay? और हम लोग unnecessary फटाके जलाते हैं, उसको तो कभी भी होना है। ऐसा नहीं है कि अभी आज तारीख क्या है, 10 जनवरी, तो पिछले 10 जनवरी से आज की 10 जनवरी तक एक चक्कर हो गया। हाँ, तो हर साल होता है, हर दिन होता है। तो प्लैनेट समटाइम गेट कंफ्यूज कि व्हाई दिस पीपल आर सेलिब्रेटिंग। उनको तो लगा था ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट स्पीसीज, ठीक है, लगता तो बहुत कुछ है। सो केप्लर्स थर्ड लॉ इज स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड? प्लैनेट का, अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ, किसका क्यूब? सेमी मेजर एक्सिस। ये सेमी मेजर एक्सिस मुझे वर्ड चाहिए यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो इट इज square of time period is directly proportional to average distance। क्यों एवरेज? क्योंकि फिर आप सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस का एवरेज भी ले सकते हो, राइट? यहां तक क्लियर? देन यू शुड नो व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये आपको सिर्फ इतना बताता है, every particle of matter in the universe attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between the two masses। To be very precise, it is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of the distance between centers of the two masses, right? तो अगर मेरे पास 2 masses है M1 and M2, any particle will attract every other particle, right? So force of gravitation is proportional to M1 M2 product of masses and R square।
तो अब इस केस में एक मास है m1, एक मास है m2, और जो डिस्टेंस की बात हो रही है वो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर, यह r डिस्टेंस। Therefore ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटानी है तो यू विल राइट डाउन अ कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत कम कांस्टेंट ऐसे हैं जो यूनिवर्सल है। एक है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि ये कांस्टेंट ऐसा है कि तुम इसको अर्थ पे, मून पे, मार्स पे, जहां चाहो वहां पे मेजर करो, इसकी वैल्यू सेम आने वाली है। 6.6 × 10⁻11 है। इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल जी, हम आगे देखेंगे, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ से ऊपर जाओ चेंज, अर्थ के नीचे जाओ चेंज, अर्थ के सरफेस पे मूव हो रहे हो तो भी चेंज, तो वो लोकल कांस्टेंट्स की कैटेगरी में आता है। ये है यूनिवर्सल। नो मैटर वेयर आर यू इन दिस यूनिवर्स, इफ यू मेजर दिस यू विल गेट द सेम वैल्यू, राइट। और याद रखना, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, राइट। अगर आपका कोई दुश्मन होगा, आप दोनों को स्पेस में छोड़ दिया, राइट, तुम कितना भी बोलो मुझे दूर रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेविटी बोलेगा आई एम द बॉस हियर, है ना, दोनों को छोड़ दिया। देयर इज नथिंग इन दिस स्पेस, ओनली यू एंड योर एनिमी। ना चाहते हुए भी यू विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, कुछ नहीं कर सकते, ग्रेविटी, राइट। तो पहले था ना नोकिया कनेक्टिंग पीपल, ग्रेविटी कनेक्टिंग पीपल। एनीवेज जस्ट अ जोक, जोक्स अपार्ट, गुड। तो ये पता होना चाहिए, राइट। अब इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ जी, या फिर व्हाट आर डायमेंशंस ऑफ जी। तो सिंपल है, जी इज fr² अपॉन m1 into m2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस निकालने हैं तो फोर्स के डायमेंशंस, r² के डायमेंशंस और मास के डायमेंशंस। अब जो फोर्स का डायमेंशन है, यू शुड नो दिस। रात में 2 बजे भी उठा के पूछा तो m1 l1 t-2, r डिस्टेंस है उसका भी स्क्वायर है, अपॉन मास इंटू मास इज मास का स्क्वायर, m⁻²। तो ये आ जाएगा, ऊपर जाएगा m-1 l3 t-2, ये आ गया g का डायमेंशन। और यूनिट्स निकालने हैं तो सिंपल, ये न्यूटन है, ये मीटर है, उसका स्क्वायर है अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर यहां तक? गुड। नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो हाउ टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम फिलहाल यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं, इज वेरी सिंपल। या फिर आप किसी हाइट पे भी बात करोगे तो भी एक ही चीज है। तो व्हाट यू हैव इज, दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, इसके ऊपर आपके पास एक मास है, यू हैव अ मास, लेट अस से सम मास m, और दिस इज अर्थ विथ मास capital M. The radius of Earth is capital R. Capital R. आपको अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला चाहिए तो एक चीज याद रखना, ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट चैप्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात होगी फोर्सेस की। कोई भी फोर्स का सोर्स ग्रेविटी है। एनी फोर्स, द सोर्स ऑफ एनी फोर्स इज ग्रेविटी। इफ आई आस्क यू, डू यू फील यू हैव वेट? Why? Right, good. If I ask you, there's a satellite revolving around Earth in circular orbit. Why? Which is the force responsible for? So, source of each force is gravity. That is why it is so simple. अब मैं बोलूंगा मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए। मास है तो वेट होगा, और वेट कब होगा? जब वो किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ऑलरेडी है ना अर्थ की फील्ड में। हाँ, तो फिर बोलोगे मास मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स।
It is due to gravitational force. Weight is mg and gravitational force is g. m1 mass of the earth, m2 small m distance between center to center capital R, क्योंकि ये कहाँ रखा था, अर्थ के सरफेस पे रखा था, कैपिटल R, m गया r स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सीडेंट ड्यू टू ग्रेविटी इज gm by r, हो गया डिराइव। सो व्हाट रॉकेट साइंस, नथिंग, सिंपल गुड। अब आपको देखना है हाउ डज द वैल्यू ऑफ g changes as you go above the surface of earth, as you go below the surface of earth, as you go on the surface of earth, and how does it change with the shape of the earth। तो एक एक करके वेरिएशन ऑफ g, इसमें 3-4 केस है। विथ केस नंबर 1 विथ अल्टीट्यूड, लैटिट्यूड नहीं, अल्टीट्यूड मतलब हाइट, altitude that is height। as I told you, यहाँ पे अब देखो, मुझे ये भी नहीं याद है कि मैंने आपको कौन से मेथड से डिराइव करके दिया था 3 क्लासेस में, जरूरत भी नहीं याद रखने की, राइट। हमारा काम है, हमको इक्वेशन चाहिए और सही इक्वेशन चाहिए जिसमें फिजिक्स सही हो और इक्वेशन सही आना चाहिए। तो मैं सिर्फ इतना चेंज करूंगा, आई डोंट रिमेम्बर विच मेथड आई टोल्ड यू, बट एनीवेज अब सिर्फ इतना है कि you have basically mass which is not on the surface but at height h, और height आप कभी भी अर्थ की सरफेस से मेजर करते हो, तो you measure from here, good। तो ये आ गया h। अब इस केस में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज r प्लस h, और इस r प्लस h को डिनोट कर दोगे स्मॉल। फिर वापस से वही सोर्स ऑफ एनी फोर्स इज ग्रेविटी, तो वापस वही वेट of the body is gravitational force acting on it. Weight is mg, but this time at height h from the surface of earth. It is g capital M small m by small r का square. Cancel and cancel. तो gh equal to gm r plus h का square. Let us call this equation number 2. इससे पहले को बोल देते हैं 1। गुड। हमें ये देखना था कि विथ हाइट हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज चेंजिंग। हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक है ऑन द सरफेस, एक है एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस। दोनों को डिवाइड कर दो। कंपेयर करना मतलब डिवाइड करना। व्हेन यू आर सपोज टू कंपेयर, यू वांट टू नो कि gh बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो डिवाइड बाय g। तो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 by इक्वेशन नंबर 1, you will have gh by g equal to gm upon r plus h का square upon gm upon r square, cancel and cancel। तो therefore gh equal to gh by g equal to r square upon r plus h का square, right। तो this is what you will get, good। अब एक काम करो, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को कॉमन स्क्वायर दे दो। तो gh equal to g को शिफ्ट कर लिया r upon r plus h का ब्रैकेट। तो व्हाट यू कैन से इज, जैसे जैसे हाइट पे जाओगे वैसे वैसे g का वैल्यू कम होगा। कैसे? तो सी, आपको नंबर्स पता होने चाहिए। आपको पता है कि जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो तो नंबर लेस देन 1 आता है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो, एग्जाम्पल डिनोमिनेटर 2 न्यूमरेटर 1 0.5 लेस देन 1 है, यस। 1/3 1/4 0.25। जब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, उल्टा बोला मैंने जानबूझ के, तो डिनोमिनेटर ग्रेटर देन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर।
यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है कि नहीं, ऊपर r है नीचे r प्लस h है, तो ये नंबर 1 से छोटा आएगा कि नहीं? गुड। अब 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर भी 1 से छोटा आता है। एग्जाम्पल, व्हाट इज 0.9 का स्क्वायर? 0.81। करेक्ट। व्हाट इज 0.5 का स्क्वायर? एग्जैक्टली। तो क्योंकि यहाँ पे नीचे प्लस हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो नंबर इज लेस देन 1, उसका स्क्वायर इज लेस देन 1, मतलब प्रूव हो गया कि GH इज लेस देन G। मतलब एज यू आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग। काम का इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। जो जो काम के इक्वेशन है उसको नंबर दे देंगे। अब आप मैथमेटिक्स, चाहे वो नीट कर रहे हो या फिर यू आर डूइंग जेई, यू विल नीड मैथमेटिक्स। तो मैथ्स में या तो हुआ होगा या तो होगा आगे जाके समथिंग कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब मैं थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन बता देता हूँ रफली, बट वी विल नॉट डू इट इन डिटेल्स। सी, ये जो आप लिखते हो ना, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब इज a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये सारा का सारा आप लिखते हो बाय अप्लाइंग समथिंग कॉल्ड एज बाइनोमियल एक्सपेंशन, और उसका जनरल फॉर्मूला होता है a प्लस बी रेज टू n। सिर्फ फॉर्मूला समझ लो, you need not to remember this, कोई फर्क नहीं पड़ता। Normally it is NC0 कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नाम का एक चैप्टर आएगा मैथ्स में, उसमें ये सीखोगे, नहीं तो कोई बात नहीं। a रेज टू n b रेज टू 0, जस्ट फॉलो द पैटर्न। n यहाँ पे, n यहाँ 0, ये 0 तो यहाँ भी 0, प्लस NC1। जैसे जैसे इधर नंबर बढ़ेगा ऊपर एक एक नंबर कम होगा और यहाँ पे एक एक नंबर बढ़ेगा, n-1 और b का 0 की जगह पे 1। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, लेट्स बी लिटिल स्मार्ट, गुड। n-0 अभी याद रहेगा, 0 n-0 0, 1 n-1 1, प्लस NC2 a रेज टू n-2 b स्क्वायर। ऐसा चलते रहता है। जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी मैं a प्लस बी का स्क्वायर कर लेता हूं, जस्ट टू टेल यू, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी रेज टू n का फॉर्मूला क्या है? NC0। NC0 की वैल्यू 1 आती है, ये वैल्यू हमेशा 1 होती है, ओके, ये 1 होती है, तो 1 आ गया। a रेज टू n, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2, तो a स्क्वायर, b रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो पहले टर्म में क्या आया? a स्क्वायर प्लस NC1 के लिए 2 आती है, 2 इट इज 2, a रेज टू 2 माइनस 1 मतलब a, और b रेज टू 1 प्लस NC2, ओके, वो हम देखेंगे, अब करेंगे a रेज टू 2 माइनस 2 0, वेरी गुड। और n की जगह पे क्या दोगे? 2, तो 2c2 इज 1, याद रखना, 2c2 3c3 4c4 5c4 5c5 ये सब 1 आता है, ये भी 1, 0 a रेज टू 0 1, और b का आ गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब ऐसा है, यही चीज, द सेम थिंग, सेम फॉर्मूला विथ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन। आप पहली टर्म को a की जगह पे बना दो 1 प्लस a बाय b रेज टू n, और उसमें भी एक कंडीशन है, इफ a इज वेरी वेरी लेस देन b। तो इस केस में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये जो इंडेक्स है ना, इसको उठा के सीधा दूसरी टर्म के साथ लिख देना, पर कंडीशन है a इज लेस देन b, मतलब a बाय b इज वेरी वेरी लेस देन 1, मतलब ये जो नंबर है इट शुड बी वेरी स्मॉल। इसलिए आप बोलते हो कि सिर्फ सेकंड टर्म तक लिखो, क्योंकि थर्ड टर्म लिख के भी फायदा नहीं है। एग्जांपल बताता हूं, एग्जांपल, अगर मेरे पास a बाय b की वैल्यू 10 पावर -4 है, तीसरे टर्म में इसका स्क्वायर आता है,
देखा कि नहीं अभी हमने, स्क्वायर आया था कि बी का स्क्वायर आया था ना, इसका स्क्वायर आएगा इसका स्क्वायर आएगा, हो गया। कितना आ गया? 0.00000001, वेरी स्मॉल, निग्लेक्ट, छोड़ दो। तो अब एट लास्ट समरी, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया डोंट वरी, द समरी इज दिस, क्योंकि मैथ्स है, इट्स नॉट फिजिक्स ऑफ कोर्स। 1 प्लस ए बाई बी रेज टू एन अगर है और उसमें भी बोला है कि ए की वैल्यू बी से बहुत छोटी है, तो स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला लिख के खत्म करो। मतलब जो इंडेक्स है पावर उसको उठाओ और दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो। गुड, यहां तक क्लियर? हाँ, तो अब ये प्रोसेस को हम यूज करने वाले हैं। अब क्या करेंगे? अब बोलेंगे if height is very less than radius of the earth, ओके। हाँ, उसको सिंप्लीफाई करूंगा पहले मैं, ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ऐसा करेंगे, GH इक्वल टू G, ये R को नीचे ले आओ, R प्लस H बाय R का स्क्वायर। पता है ना, न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिख सकते हो। गुड, अब इसको सेपरेट कर दो, GH इक्वल टू G 1 प्लस R बाय R 1 प्लस H बाय R, स्क्वायर है, यस। अब स्क्वायर तो था ही, मैं इसको स्क्वायर लिख दूं, यस। और 1 का स्क्वायर कितना आता है? 1, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये ऊपर जाएगा, 1 प्लस H बाय R रेज टू -2, क्लियर? अब ये देखो, ये जो हाइट है, यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ? 6400 किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 6368, 6378 या कुछ तो था, 787278, वैसे प्रिसाइजली तो यू कैन नॉट से, बट ठीक है, मान लो 6378 व्हाटएवर इट इज। अब ऐसा है, अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मान लो ऑब्जेक्ट 10 किलोमीटर हाइट पे, रेडियस ऑफ अर्थ कितना? 6400, रफली हाइट कितना? 10, तो h वेरी लेस देन r है कि नहीं? है। तो इफ h इज वेरी लेस देन r, मतलब h बाय r इज वेरी लेस देन 1। मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया? मैंने आपको ये बताया कि अगर 1 प्लस a बाई बी रेज टू n हो, उसमें से भी अगर a इज वेरी लेस देन b, मतलब a बाई बी इज वेरी लेस देन 1, तो इसको डायरेक्ट लिखना 1 प्लस n, करेक्ट? हाँ, तो फिर यहाँ पे भी वही कर लेंगे हम। क्या करेंगे? GH इक्वल टू G 1 प्लस H बाय R रेज टू -2, मतलब 1 माइनस 2H बाय R, राइट? ये मिल गया दूसरा फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला किसका? वेरिएशन का। किसका वेरिएशन? G का। किसके साथ? अल्टीट्यूड के साथ। गुड, अब ये भी चेक कर लो, कम हो रहा है कि नहीं? देखो, G मल्टीप्लाइड बाय 1 कितना? G में से कुछ माइनस कर रहे हो, माइनस करे तो कम होता है ना कि बढ़ता है? कम होता है, मतलब यहाँ पे भी विथ हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग। तो यू हैव टू फॉर्मूलाज, एक है इक्वेशन 3 G R अपॉन R प्लस H का स्क्वायर, दूसरा है 1 माइनस 2H बाय R इंटू G। दोनों के दोनों फॉर्मूलाज आपको देते हैं वेरिएशन। किसका वेरिएशन? G का। किसके साथ? हाइट के साथ, क्योंकि हाइट दिख ही रहा है, हाइट है ना, दोनों में H है क्या? H लिखोगे नहीं, बोलोगे वेरिएशन ऑफ G विथ हाइट, H होना चाहिए उसके अंदर। गुड, क्लियर? क्वेश्चन ये है कि कब ये और कब वो, कब यूज करेंगे? तो याद रखना, ये जो पहला फॉर्मूला था, ये आप तब यूज करते हो व्हेन H इज ग्रेटर मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं इक्वल टू R, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि जब हाइट को आप इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 640 किलोमीटर, मतलब हाइट कितना है? 640, R कितना था? 6400 किलोमीटर ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 6400 बाई 10, 640 6400 बाय 10, तो H इक्वल टू R बाय 10। तो यस, तो व्हेन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट
can be represented in terms of radius of earth, only then you can use this formula, right? If I ask you, if I tell you h is 1 kilometer, तो फिर हाइट बहुत कम हो गई, हाइट बहुत कम हो गई, तो फिर फॉर्मूला नंबर 4, तो ये याद रखना कि फॉर्मूला नंबर 4 इज टू बी यूज्ड व्हेन हाइट इज वेरी वेरी स्मॉल। गुड। अब जब जेई नीट के क्वेश्चंस होते हैं, दे विल नॉट सर्व यू ना फूड, रख देंगे सामने खाओ, राइट? दे विल टेल यू इनडायरेक्टली, दे विल टेल यू an object is taken to a height h where its where the acceleration due to gravity decreases by 10%। मतलब सरफेस पे अगर वैल्यू 10 थी, एग्जांपल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमको पता है कितनी होती है 9.8, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, उस हाइट पे हो गई 9, कितना कम हुआ 1, 10% डिक्रीज हुआ, तो 10% छोटा ही डिक्रीज है, हाँ तो छोटा डिक्रीज है तो हाइट क्या होगा, कम, हाइट कम होगा तो यूज कौन सा होगा, 1 - 2h by r। कभी कभी आपको बोलेंगे at this height acceleration due to gravity is 50% of surface value, half, 50% decrease is a big decrease, तो कौन सा यूज होगा, इक्वेशन नंबर 3, r/r+h का स्क्वायर, वो हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, we will see when to use what exactly। ऐसा कोई एग्जैक्ट बाउंड्री नहीं है, बट रफली आई टोल्ड यू 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर मतलब 6400 बाय 20 मतलब r बाय 20, तो जब h इज इक्वल टू r बाय 20 या ज्यादा, इफ h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r बाय 20 तो इक्वेशन नंबर 3, इफ h इज लेस देन r बाय 20 तो इक्वेशन नंबर, और ये कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं तो बोला कि मैंने बोला था तो ये करना है, ऐसा नहीं है, उसमें भी डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वी विल सी दैट। तो r बाय 20 याद रख लो, 320 किलोमीटर, ये मोर और लेस बोल सकते हो कि दिस इज द बाउंड्री पॉइंट। गुड। अब दूसरा केस इज वेरिएशन विथ डेप्थ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक केस है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस, सिर्फ फॉर्मूला बना के छोड़ देना इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग। जब अर्थ की सरफेस पे था ऑब्जेक्ट, तो जी के फॉर्मूला में कैपिटल एम मतलब मास ऑफ अर्थ, पूरा का पूरा मास, राइट? मतलब अर्थ के सरफेस पे हो या फिर हाइट पे हो, हाइट लिखा था कि आपने, इसमें भी क्या आया, कैपिटल एम, मतलब जब अर्थ की सरफेस या उसके ऊपर ऑब्जेक्ट हो तो अर्थ का पूरा मास कंट्रीब्यूट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करने में, क्योंकि वेट कहां से मिला, ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस और अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, whole mass of the earth exerts gravitational force, किस पे, मास पे। डेप्थ पे वैसा होता नहीं है, क्योंकि डेप्थ पे डेफिनेटली आप क्या करोगे, डेप्थ पे आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर ले जाओगे। तो लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट विच इज इनसाइड द अर्थ। तो अब इस केस में इमेजिन मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पे, तो ये अर्थ के सरफेस के नीचे है, मतलब अब इस पॉइंट के नीचे जितना मास होगा, मतलब ये मास, ओनली दैट मास विल कंट्रीब्यूट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, करेक्ट? हाँ, तो ये चीज याद रखना। तो अब हाउ टू डिराइव इक्वेशन, सबसे पहले व्हाट वी डू इज वी अज्यूम दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ शेल्स, अर्थ इज मेड अप ऑफ स्फेरिकल शेल्स, तो अर्थ जो है ऐसा शेल्स में बना हुआ है, ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, या ऐसा इमेजिन करते हैं कि अर्थ इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। वैसे तो वो ट्रू है नहीं, दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेशन। और क्यों ट्रू नहीं है, अर्थ के अंदर जाओगे तो लावा है, यू आर ऑन सॉलिड अर्थ, अब बोल रहे यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी मतलब हर जगह पे स्टेट ऑफ मैटर सेम होना चाहिए, राइट? एनीवेज इट इज इमेजिन्ड, एनीवेज, राइट? अब यू नो
of course you must be knowing this distance from center to surface is radius. If I have object on the surface of earth, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ होता जिसका मास है स्मॉल m और इसका मास है कैपिटल M, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कैपिटल M कैपिटल G अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, राइट। हमने पहले ही बोल दिया द अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ layers of uniform density. So when you use the word density, मतलब you have to write down equations in terms of density. तो आपको पता होगा mass. By the way, how many of you don't know what is density? नहीं पता? It's okay, नहीं पता तो doesn't matter. Density मतलब क्या? मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ. Just for an example, अब density भी different types के होते हैं. नंबर डेंसिटी होता है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी इज नंबर डेंसिटी, कितने लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर उसके बाद और एक आता है चार्ज डेंसिटी, एक लाइन पे 1 मीटर में कितना चार्ज। हमारे पास एक 10 मीटर का वायर है, उस पे 50 कूलम का चार्ज है, हर मीटर में कितना 5, 50/10 मतलब पर मीटर दैट इज 5 कूलम। ऐसा आप एरिया भी ले सकते हो, आप बोल सकते हो मेरे पास 10 मीटर स्क्वायर का एरिया, जैसे आपका बेंच है, उस पर टोटल मैंने डाल दिया 50 कूलम का चार्ज, हर एक मीटर स्क्वायर में कितना 5, 50/10। ऐसा मैं वॉल्यूम भी ले सकता हूं। आई विल टेक अ सॉलिड बॉल और उस बॉल के अंदर पूरा चार्ज भर दिया, राइट। हाउ मच इज द चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि टोटल वॉल्यूम हो सकता है 10 मीटर क्यूब हो, राइट। और एग्जाम्पल सिंपल, वो 1 लीटर का बोतल आता है ना, था मेरे पास, आई डोंट नो कहाँ रख दिया, ठीक है। ये आपको पता है हाउ मच इज 1 लीटर इन मीटर क्यूब? 10⁻³ राइट, और सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻+3। गुड। तो मान लो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब का वाटर है, इसमें मैंने टोटल डाल दिया 1000 कूलम का चार्ज। व्हाट इज चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब? 1000 मतलब 10⁻3, चार्ज अपॉन वॉल्यूम 1, तो हर एक सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा 1, दैट इज चार्ज डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे एक चार्ज डेंसिटी जो है ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि पहले केस में हमने बोला कि वायर पे कितना चार्ज 1 मीटर में, फिर हमने बोला सरफेस पे कितना चार्ज 1 मीटर स्क्वायर में, फिर हमने बोला 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज। वैसे ही होता है मास डेंसिटी। अगर मेरे पास एक वायर है, वायर रॉड, और अगर इस रॉड का मास है इमेजिन 50 किलोग्राम, इमेजिन नहीं है तो नहीं, वैसे 50 ग्राम होगा, राइट, इमेजिन, और इसका लेंथ है 5 मीटर, टोटल मास 50 किलोग्राम। हाउ मच मास पर मीटर? 10 किलोग्राम, करेक्ट। वैसे ही आप जब एक यूनिट वॉल्यूम लेते हो, मतलब आप क्या करते हो, 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब लेते हो, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्यूब लेते हो, और इसको आपने किसी एक मटेरियल से भर दिया, जैसे कि पानी से भर दिया। अगर आपने इस बॉक्स को कंप्लीटली पानी से फिल कर दिया, कंप्लीटली फिल्ड, कितना बैठेगा 1000 किलोग्राम। इसलिए आप बोलते हो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एयर 1 किलोग्राम, पेट्रोल 970 समथिंग, वो पेट्रोल पंप पे जाते लिखा होता है उसके ऊपर, राइट। तो ये पता होना चाहिए। तो डेंसिटी मतलब 1 मीटर क्यूब में कितना मास यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैं मास की बात कर रहा हूं, तो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे जब मैं मास बोल रहा हूं तो मैं डेंसिटी में लिख सकता हूँ। डेंसिटी कौन सा डेंसिटी? मास डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब मास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, करेक्ट। और एज आई टोल्ड यू, हमने यहाँ पे जो अर्थ अज्यूम किया है
दिस अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी अ स्फीयर। रियलिटी में अर्थ स्फीयर नहीं होता, इट इज इलिप्सॉइड, अंडा शेप, राइट, egg shaped, but assuming earth to be a sphere, what will be the volume of sphere? 4/3 pi r cube और ये रो, r square और ये r कैंसल। तो आपको मिल गया accretion due to gravity on the surface of earth as 4/3 pi g r rho, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हमारे पास, सॉरी फॉर दिस, एनीवेज, अगर हमारे पास यही मास, सेम मास, ओके गुड, अगर हमारे पास यही सेम मास, इमेजिन अगर इट इज इनसाइड द अर्थ, सो लेट अस इमेजिन you have a mass m which is inside the earth here, okay, और आपको पता है, let's say ये जो डेप्थ है इसको मान लेंगे d, और आपको पता है अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस है कैपिटल r, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस d। इसको फॉर द टाइमिंग में नाम देता था हूं स्मॉल आर या फिर आर सफिक्स डी, जो बोलना वो तो फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल आर बोलो क्या फर्क पड़ता है, गुड, नाम तो नाम है। एनीवेज, तो अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जब आप डेप्थ पे फाइंड करोगे, एट डेप्थ, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट कहां पे है, डेप्थ पे है, राइट, तो एक ही फर्क आएगा उस केस में, जैसे ये आपने किया ना वैसे सेम स्टेप्स, जी मास एट डेप्थ, क्योंकि इसके नीचे कितना मास है वो देखना है, किसका मास, अर्थ का मास, राइट, अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन आर यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर है, तो वापस से यही करोगे, जी बाय आर स्क्वायर, मास एट डेप्थ इज वॉल्यूम एट डेप्थ इनटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ डेप्थ मत लिख देना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला अर्थ इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो फिर जी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी बाय आर स्क्वायर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, कैंसल कैंसल, तो जी एट डेप्थ इज 4π/3 जी आर रो, करेक्ट। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो, तो जी डी बाई जी इक्वल टू 4π/3 जी आर रो अपॉन 4π/3 जी कैपिटल आर रो, कैंसल 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 कैंसल, स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, बट स्मॉल आर क्या था, तो जी डी बाई जी इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर, मतलब जी डी बाई जी, आर बाय आर इज 1 माइनस डी बाय आर, तो जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाय आर, मतलब जी में से कुछ माइनस कर रहे हो, मतलब एज यू गो इनसाइड अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगेन डिक्रीजेस, तो अप्रोच याद रखना कुछ भी नहीं है, जब आप अल्टीट्यूड पे देख रहे हो तो अगर सरफेस पे था तो वेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर आप हाइट पे देख रहे हो तो वेट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दो इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, जीएच मिल गया, इक्वेशन नंबर 3, फिर हमने बाइनोमियल एक्सपांशन यूज किया तो दूसरा इक्वेशन मिल गया, राइट, वो कब यूज करोगे, व्हेन हाइट इज वेरी वेरी लेस। फिर आपको देखना है कि हम जब अर्थ के अंदर जाएंगे तो हाउ जी इज चेंजिंग, तो आपने पहले अज्यूम किया कि चलो मान लेते हैं अर्थ है यूनिफॉर्म डेंसिटी से बना हुआ एक स्फीयर, तो मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और अर्थ को स्फीयर बोल दिया तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सब सॉल्व कर लिया, जी आपने लाया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, ये ऐसा भी क्वेश्चन आया था एक बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, खत्म, क्वेश्चन नंबर 1 एक क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे। अब अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को अंदर लेके जा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसके नीचे कितना अर्थ का मास है, अर्थ का मास है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का मास डिसाइड करता है ऑब्जेक्ट का नहीं, किसका,
अर्थ का। तो व्हाट इज मास ऑफ अर्थ बिलो दिस पॉइंट? तो GMD अपॉन R स्क्वायर। अगेन MD mass at depth D is volume at depth D into density, but volume is 4/3 pi r cube. सॉल्व करते गए, एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 2। 2 को 1 से डिवाइड कर दिया तो मिल गया स्मॉल r बाय कैपिटल R, बट स्मॉल r इज r minus d by r. Simplify, you get variation of acceleration due to gravity with depth. Good. So that's it for today.